हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हम अपनी मॉक सीरीज़ वाली जो मॉक टेस्ट वाली जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो है पॉलिटी के। ये पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस होंगे जब आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक इट के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको सभी रेगुलर अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या आपको लगता है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिससे कि आपकी नॉलेज एनहेंस हो और आपके एग्जाम में फ़ायदा हो, तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में करके बताइए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है, जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ और आपको उसको समझने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है, यानी कि विच इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो सिंपल सी बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊंचा एक कानून है किसी भी देश का। तो भारत देश के अगर मैं हिसाब से बात करूं तो भारत देश के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो फंडामेंटल लॉ है, जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा देश गवर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्रेम किसने किया था। वो फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा ने उसको फ्रेम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, यानी कि वॉज अडॉप्टेड ऑन, कब अपनाया गया था। ये 26 नवंबर को अपनाया गया था 1949 में। इसलिए इस दिवस को 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन दिवस या संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फोर्स में कब आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया क्योंकि। ये क्यों चुना गया, 26 जनवरी ही क्यों चूज़ किया गया। क्योंकि अगर आपको पता हो और आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आप बता पाएंगे कि 26 जनवरी 1930 को ऐसा हुआ था कि हमने पूर्ण स्वराज के के बाद लाहौर में झंडा फहराया गया था। पहले नवंबर में हुआ, वो सॉरी दिसंबर में हुआ, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को लाहौर में झंडा फहराया गया रावी नदी के किनारे, सबसे फर्स्ट टाइम इंडियन इंडिपेंडेंस का मानकर, मतलब आप कह सकते हो। इसलिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट थी। तो इट वॉज कंसिडर टू बी एन ऑस्पिशियस डे। क्या ये सही होगा क्या, या उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, नहीं। और कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड एज इट्स इंडिपेंडेंस डे 1930, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने इसे यानी कि 1930 में इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे वही 26 नवंबर को है, कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन डे है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो पब्लिश किया गया था वो कहाँ पे पब्लिश किया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देहरादून में पब्लिश किया गया था, ये जानने वाली बात है। दिल्ली में पब्लिश नहीं किया गया था और वो देहरादून में पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लगभग लगभग कितने शब्द हैं। तो इसमें अराउंड 80,000 शब्द हैं, 80,000 शब्द हैं इसके अंदर, जो शुरुआत में इसको बना था। अब इसमें बढ़ गए हैं, 1 लाख के आसपास हो गए हैं, पहले इसमें 80,000 हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरन कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि किस देश का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो भारत का है। भारत का जो है सबसे लंबा संविधान है जो लिखा गया है। पहला वो देश जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनाया था, तो वो है यूएसए। यूएसए ने 21 जून 1788 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेक्टिफाई कर दिया था, बना दिया था, और उसी दिन के बाद से जो यूएसए था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री बन गया था। नेक्स्ट है ओरिजिनल 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिजर्व्ड है। भारत का मूल 1950 का संविधान डैश में संरक्षित है। तो वो कहाँ पे संरक्षित है, पार्लियामेंट हाउस में। तो वो जो है पार्लियामेंट हाउस में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्राफ्टिंग कमिटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। ड्राफ्टिंग कमिटी ने उसको किस लैंग्वेज में लिखा था, सिर्फ ओनली इंग्लिश, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही उन्होंने इसको लिखा था। बाद में 1980s में प्रेसिडेंट ने कहा था कि नहीं, इसको हिंदी में भी लिखो, तब उसको हिंदी में भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। नेक्स्ट आता है कि जो नेशनल फ्लैग में जो वाइट वाली पट्टी पे वीर होता है, राष्ट्रीय ध्वज में पहिया, क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, ये एक ट्रुथ को, यानी कि अगर आप देखें तो ट्रुथ को ये दर्शाता है, कि जो सत्य है उसको दर्शा रहा है ये। नेक्स्ट आता है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया में, यानी कि अशोक चक्र में
कितने स्पोक व्हील हैं, तो वो 24 स्पोक व्हील है। तो सबको पता होगा, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है कि 24 स्पोक्स व्हील हैं जो उसके अंदर हैं। नेक्स्ट आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ये थे आर के शनमुगम शेट्टी। तो आर के शनमुगम शेट्टी जो है ये पहले भारत के, जब स्वतंत्र हो गया था भारत 1947 के बाद, तो उसके बाद ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 द डे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। तो 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिस दिन भारतीय संविधान अपनाया गया उसी दिन से लागू हो गया था? तो आर्टिकल 388, यानी कि जो ए ऑप्शन है आर्टिकल 388, वो उस दिन लागू हो गया था। यानी कि ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कई सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, ये तो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। फिर 60, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 324, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। फिर 366, फिर 367, 369, तो ऐसे करके कई सारे आर्टिकल्स हैं। 369 के बाद 369 नहीं है, 369 के बाद 379 है, सॉरी 379, 380, 388, 391, 392 और 393। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो उसी दिन 26 नवंबर को लागू हो गए थे। बाकी पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी यानी 2 महीने बाद लागू हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि भारत कब पूर्णतः यानी कि पूर्ण तरीके से संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य गणराज्य कब बना? तो ये कब बना? ये 26 नवंबर 1949 को बन गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 26 नवंबर 1949। इनमें से कौन सा देश है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसका अलिखित संविधान है, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यूके का है। यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको लिखा नहीं गया है। नेक्स्ट है कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, यानी कि एकात्मक रूप का जो सरकार होता है, एकात्मक रूप जो है सरकार का, उसमें सभी शक्तियाँ किसके हाथों में केंद्रित रहती हैं? कि इन विच ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथों में रहती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें मोस्ट पावरफुल होती है, उसी के हाथों में वो चीज़ें रहती है। नेक्स्ट है कि बाइकेमरल सिस्टम जो है, फीचर जो है, ये बाइकेमरल सिस्टम ये फीचर है किस तरह की गवर्नमेंट का? तो ये जो है फेडरल सिस्टम, यानी कि जहाँ पे फेडरल सिस्टम होगा वहाँ पे ये बाइकेमरल सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स, यानी कि पावर का डिवीजन होना और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस होना, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं किस तरह की सरकार के हैं? यानी कि सत्ता का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो वो कौन है? वो है फेडरल कैरेक्टर, यानी जो फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट होगी उसका ये फीचर है कि वहाँ पे पावर भी डिवाइड होंगी और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट रहेगी। सरकार के संघीय स्वरूप में गंभीर दोष क्या है, यानी कि एक सीरियस फॉल्ट क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे बड़ा खतरा यही है, देखो सभी लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, तो वहाँ पे खतरा है कि सब लोग अलग अलग ना हो जाए। तो एक थ्रेट होगा सेपरेटिज्म का, कि एक अलगाववाद का खतरा रहेगा कि लोग जो हैं वो अलग अलग ना हो जाएं, यानी कि जो अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं वहाँ पे वो अलग ना हो जाए। जैसे कि यूएसए, अगर आप यूएसए को देखोगे, यूएसए की जो फेडरेशन है वो कैसी फेडरेशन है? वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। उसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य ने सोचा कि भाई हम तो छोटे छोटे हैं, अगर हम छोटे रहेंगे तो लोग हमें को दबा सकते हैं, तो हम आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक बड़ा देश बना लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यानी कि वहाँ पे जो स्टेट चाहे, जैसे कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई स्टेट चाहे तो वो अपने आप को बाहर निकाल कर उसमें से अलग कर सकता है। ये वहाँ पे कर सकता है वो यूएसए की सरकार में, यूएसए की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो यही बहुत बड़ा एक खतरा है जो वहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक फीचर ऐसा है जो डुअल सिटीजनशिप बताता है? कि भाई डुअल सिटीजनशिप होगी, ये कौन बताता है? तो ये जो डुअल सिटीजनशिप होगी ये फेडरल गवर्नमेंट बताती है, जिस तरह से यूएसए में है। यूएसए में आप यूएसए की भी नागरिक हैं और जिस प्रांत में, जिस स्टेट में आप रहते हैं आप वहाँ के भी नागरिक होते हैं, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। भारत में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया गया। भारत में एक ही तरह के आप नागरिक होते हैं, सिर्फ भारतीय। ऐसा नहीं है कि आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप उत्तराखंड के भी नागरिक हैं और भारत के भी, दो दो सिटीजनशिप भारत में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में उसका फ़ायदा क्या है? देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर नुकसान है तो उसका
फ़ायदा भी है। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपका जो राज्य होगा वो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि एक ही आदमी यानी कि एक ही तरह की जो सरकार होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, सिर्फ उसकी चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद कोई भी पावर्स नहीं होंगी। तो उससे क्या होगा, स्टेट स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि क्योंकि एक ही आदमी जब उसको लीड करेगा तो बहुत ज़्यादा फर्मली डिसीजन ले पाएगा, उसको बिल्कुल भी किसी और का डर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में भारत का जो वर्णन किया गया है कि वर्णन किस रूप में किया गया है। तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि एक यूनियन स्टेट है। अगर आर्टिकल 1 आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 में लिखता है कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत के, इंडिया के दो नाम बताए गए हैं, इंडिया और भारत। उसमें कोई इंग्लिश कोई हिंदी नहीं है। आप इंडिया हिंदी में लिखें, इंडिया इंग्लिश में लिखें, चाहे भारत हिंदी में लिखें चाहे भारत इंग्लिश में लिखें, दोनों ही नाम हैं, इनमें इंग्लिश हिंदी नहीं है। और शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब यह है कि कहने को भारत एक फेडरेशन है, लेकिन फेडरेशन ना लिख के उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, इन चारों में से कौन सा एक फीचर नहीं है। तो देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो है, ये तो फीचर है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है। उसके बाद हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट भी है हमारे यहाँ, संघीय सरकार, यानी कि राज्य में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं, लोकल गवर्नमेंट में भी सरकारें हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया तो प्रेसिडेंशियल कैसे हो सकता है? तो 26 का सी आंसर है, क्योंकि पूछा गया था कौन सा फीचर नहीं है, तो सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल। तो हम किस बेसिस पे ये कहते हैं कि सरकार जो है वो यूनिटरी है या गवर्नमेंट है? तो रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नहीं। विधायिका और कार्यपालिका के बीच के संबंध के बेसिस पे कहते हैं क्या? नहीं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के संबंध में, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बेसिस पे, नहीं। सेंटर और स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। सेंटर और स्टेट्स का जैसे रिलेशन होता है उस बेसिस पे हम बता पाएंगे कि जो सरकार है वो यूनिटरी है या फेडरल है। और रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल विंग्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 28 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी है, प्रेसिडेंशियल है? वो अर्ध संघीय है, यानी कि क्वासी फेडरल है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएलिएनेबल एट्रीब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी इनमें से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली की अपरिहार्य विशेषता, यानी कि आप इसको हटा नहीं सकते, ये फीचर उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम का। फ्यूजन है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का, यानी कि आप देखिए, अगर आप प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर का पार्ट है, यानी कि वो कानून बनाने में हेल्प करते हैं, और वही एग्जीक्यूटिव भी हैं, यानी कि जो वे कानून बनाएंगे उन कानून का इम्प्लीमेंट करना भी उनके थ्रू ही होगा, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, एग्जीक्यूटिव के थ्रू। तो यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर में से ही निकला हुआ कुछ हिस्सा है। लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि जो लोग कानून बनाते हैं संसद में बैठ के, यानी कि जो कि विधायिका में बैठते हैं, विधायिका के लोग हैं, उनमें से ही कुछ लोग कार्यपालिका के लोग भी होते हैं। तो इसलिए भारत के फेडरल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में फ्यूजन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका एम क्या है? तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका एम क्या है, देखो जरा। क्या ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू पीसफुल मीन्स हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना। हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से, नहीं, हिंसक तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। सोशलिज्म अबाउट वॉलेंट मीन्स, नहीं, हिंसक माध्यमों से नहीं। लोकतांत्रिक तरीकों से, बिल्कुल सही बात है, लोकतांत्रिक तरीकों से, यानी डेमोक्रेटिक मीन्स से सोशलिज्म को लाना, ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है या कोई भी और टॉपिक में आपको डाउट लगता है जिस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, आपको लगता है कि मैं वो आपको समझाऊँ, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो भी वीडियोज़ आएंगी इस दोनों के लिए आएंगी, तो आपको जैसा भी आपको सूटेबल हो आप मुझे उसी लैंग्वेज में बता दीजिएगा। लेकिन लैंग्वेज मैं दोनों करूँगा कवर, जिससे कि ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी ना हिंदी वालों को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन या सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें और आपका सिलेक्शन जो है जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं तो यही चाहूँगा। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।